आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फार्मूला सीट फॉर सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के लिए हम फार्मूला सीट देखेंगे, जिसमें हम पहला टॉपिक ये डिस्कस करेंगे कि कोई भी दो मासेस हैं तो उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे। तो एक्स यू एम इज इक्वल्स टू एक्स में उसका कोऑर्डिनेट कहाँ पे होगा, जैसे ये एक्स है और ये वाई है, तो एक्स में इसका कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, एक्स में किस डिस्टेंस पे करेगा, वो होता है एक्स यू एम। तो एम वन मतलब 0 पॉइंट से x1 में कहाँ किस डिस्टेंस पे है, दैट इज कॉल्ड x1 डिस्टेंस। m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, इसके मासेस से डिवाइड कर देना है m1 प्लस m2। अब y में कहाँ पे करेगा, y में कहाँ पे होगा, तो y में भी इसका फॉर्मूला यही होता है m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। अब आता है RCOM इसका जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूला मीन्स एक्स वाई निकालने का फार्मूला, जेड भी निकाल सकते हैं अगर 3D होगा तो। ओके, अब आता है सेंटर ऑफ मास ऑफ एल लेंथ रॉड। एल लेंथ का रॉड है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। सेंटर ऑफ मास मीन्स एल लेंथ का रॉड है, तो उसका सेंटर ऑफ मास वो पहले तो एक डायमेंशनल होगा। एक डायमेंशनल मीन्स एक बीमी, एक ही बीमा में होगा, उसका वाई कोऑर्डिनेट होगा ही नहीं। ओके, उसकी जो मोटाई होगी वो बिल्कुल नहीं होगी, सिर्फ लंबाई होगी उसके पास। तो उसका जो एक्स-सी-ओम होगा वो l/2 होगा, मीन्स उसकी जितनी लेंथ है उसकी आधा, जितना उसका लेंथ है उसके आधे डिस्टेंस पे उसका सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट करेगा। सेंटर ऑफ मास का मतलब है कि जहाँ पे वो ऐसा बिहेव करता है कि उसका सारा मास एक ही जगह पे है। जैसे मेरे पास पेंसिल है, पेंसिल भी एक डायमेंशनल है, तो पेंसिल को अगर मैं अपनी उंगली पे अटकाना चाहूँ तो मैं कितनी डिस्टेंस पे पेंसिल को रखूँ कि वो अटक जाए, तो वो हो गए पेंसिल की आधी लंबाई, वहाँ पे उसका सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट करेगा। ओके, अब नेक्स्ट आता है सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर वायर। सेमी सर्कुलर वायर ये एक वायर है, सिर्फ एक तार है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पे होगा। एक्स में तो आर डिस्टेंस पे होगा, आपको पता है, क्योंकि आर इसकी रेडियस होती है। क्योंकि यहाँ से अभी पढ़ा कि एल लेंथ का रॉड है और इसका रेडियस का ये 2r होगा, यहाँ पे 2r होगा, तो यहाँ तक r होगा और ऊपर को कहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट होगा y में, तो y में वो कोऑर्डिनेट होता है 2r/पाई। ओके, अब आता है सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। सेमी सर्कुलर डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पे होगा। सेमी सर्कुलर डिस्क का मतलब होता है एक प्लेट, ये प्लेट है ये एक प्लेट टाइप की है, और आधी प्लेट है, सेमी सर्कुलर है, आधी प्लेट है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, वो होता है y/m इज इक्वल्स टू 4r/3 और x/m में r ही होता है। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग है, एक रिंग है, अंगूठी टाइप की है, एक रिंग है जिसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स में तो अपने को पता है कि एक्स में कहाँ पे होगा, आर पे होगा। अब वाई में होगा, वाई में अगर इसका जो इंटरनल रेडियस है, इसका रेडियस है, ये वाला जो कर्व है इसका जो रेडियस है वो है r1, और ये वाला जो कर्व है इसका r1, और ये यहाँ से यहाँ तक जो है वो है r2, यहाँ से यहाँ तक r1 और यहाँ से यहाँ तक r2। तो इसका जो y/m का कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 4r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब अपॉन 3 पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। अब आता है नेक्स्ट सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के लिए सेंटर ऑफ मास, अगर उसकी हाइट h है और यहाँ पे उसका बेस 2r लेंथ का है, 2r लेंथ है और हाइट उसकी h है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट आपको रोटेशनल मोशन मीन्स रिजिड बॉडी डायनामिक्स में भी बहुत हेल्प करेगा। तो इसका y/m होगा h/3, मीन्स यहाँ से h/3 डिस्टेंस पे इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। ओके, अब आता है सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमीस्फीयर। सॉलिड का मतलब होता है कि पूरा भरा हुआ है, इस पे पूरा मास है, मीन्स जैसे हम लोग तरबूज को आधा काट देते हैं तो उस पर पूरा मास होता है, सो दैट इज कॉल्ड सॉलिड हेमीस्फीयर है। आर रेडियस है इसकी, और इसका जो y/m होगा, एक्स तो आपको पता ही है, एक्स तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्स तो आर ही होगा, क्योंकि 2r है तो अपनी आधी डिस्टेंस पे इसका सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट करेगा आर में। अब इसी डिस्टेंस से ऊपर y में कहाँ पे करेगा, y में करेगा 3r/8 पे। ओके, 3r/8 पे इसका सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट करेगा, ये इसके कोऑर्डिनेट है। ओके, अब आता है सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉलो हेमीस्फीयर। हॉलो मीन्स एक कटोरा है तो हॉलो कहलाता है, मीन्स खोखला है, तो हॉलो कहलाता है, हॉलो हेमीस्फीयर। अब इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो होगा r/2 पे, यहाँ से r/2 और यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे इसकी रेडियस है r, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो गए
आर कॉमा r/2 इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। यहाँ पे हमको इसका सेंटर ऑफ मास देखने को मिलेगा। ओके, अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है अपने पास। नेक्स्ट जो आता है सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कोन। सॉलिड कोन माने पूरा भरा हुआ कोन है। अपन लोग आइसक्रीम खाते हैं तो वो होता है सॉलिड कोन, उसमें जो भरा होता है वही होता है सॉलिड कोन। सॉलिड कोन का जो हाइट है हमने ले लिया h है, और इसकी जो रेडियस है वो है r है। ओके, बेस का रेडियस है r, और यहाँ ऊपर जाते जाते इसकी रेडियस तो चेंज हो रही होगी, तो इसका जो बेस का रेडियस माना है हमने वो ले रखा है r। ओके, तो पहले तो x डायरेक्शन में इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेट है r, क्योंकि इसका जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है वो है 2r। ओके, तो इसका जो x डिस्टेंस में जो कोऑर्डिनेट होगा होगा r, और y में जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होगा वो होगा h/4। मीन्स यहाँ से कहीं, मीन्स उसके हाइट का को 4 से डिवाइड कर देंगे तो वहाँ पे हमको उसका सेंटर ऑफ मास देखने को मिलेगा। इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे r और h/4। h/4 और r इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे सेंटर ऑफ मास के। अब आता है हमारे पास सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉलो कोन। हॉलो कोन माने खोखला कोन है, कोई खोखला कोन है तो वो होता है हॉलो कोन। अब y में इसका जो सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट करता है वो करता है 2h/3 पे, कहीं यहाँ पे 2h/3, और x में करता है यहाँ पे, x में करता है यहाँ पे, तो x और y का मिला के टोटली करेगा वो यहाँ पे। ओके, तो उसका कोऑर्डिनेट है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। अब आता है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन मीन्स सेंटर ऑफ मास का मोशन। अभी तक हम जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे थे, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, ये सब हो रहा था सेंटर ऑफ मास के ऊपर। किसी पर्टिकुलर पार्टिकल्स का हमने कभी अभी तक देखा नहीं है, अभी तक नहीं देखा है, तो जो हो रहा था लॉज ऑफ मोशन में हम सब सेंटर ऑफ मास पे ही पढ़ रहे थे। सारा जो एक्सेलरेशन हो रहा था, ये जैसे स्पीयर है तो इसका सेंटर ऑफ मास सिर्फ आगे को वेलोसिटी v से चल रहा था। इसके जो ये पार्टिकल्स हैं, कोई इधर को जा रहा है, कोई इधर को जा रहा है, कोई इधर को जा रहा है, तो इनकी जो पार्टिकुलर पार्टिकल्स की अलग अलग वेलोसिटीज़ भी हैं और अलग अलग एक्सेलरेशन भी है। ठीक है, तो जो सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है वही क्या है, वही हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे। तो RCOM, हमने RCOM का पहले ही पढ़ रहे हैं, m1r1 प्लस m2r2 प्लस mn rn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सोन mn। अब इसको हमने कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, मीन्स वेलोसिटी चाहते हैं कि ये RCOM मीन्स VCOM मीन्स सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, डिफरेंशिएट कर दिया। तो आ गया अपने पास क्या, m1 v1, r को m1 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, m2 कांस्टेंट, mn कांस्टेंट। अब वेरिएबल है तो क्या, ये डिस्टेंस है r है डिस्टेंस वेरिएबल। अब r डिस्टेंस को जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा। तो m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 एंड सोन mn vn अपॉन m1 प्लस m2 एंड सोन mn। अब आता है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसको भी VCOM को डिफरेंशिएट कर दिया तो आ गया एक्सेलरेशन। इसका भी वही फॉर्मूला m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 एंड सोन mn an अपॉन m1 प्लस m2 एंड सोन mn। ये होता है सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब आता है अपने पास नेक्स्ट टॉपिक। अब हमने जो देखा हमने कि ACOM का फॉर्मूला आया था, ACOM इसको डिवाइड में ले गए थे हम ACOM के लिए एक्सेलरेशन। अब हमने इसको ACOM के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब m1 m2 m3 एंड सोन mn, जब हम ये m1 m2 क्या है, हर पार्टिकल्स का है, ऐसे ऐसे पार्टिकल्स के हैं मासेस। अब इन सबको जोड़ देंगे तो टोटल बॉडी का मास आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड m, कैपिटल M से डिनोट कर दिया। अब ACOM कर दिया। अब इसको हमने एज इट इज़ ऐसे ही लिख दिया, m1 a1 प्लस m2 a2। ये हम जानते हैं कि जो m इंटू ACOM सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इंटू m वो होता है F नेट के बराबर। अब F नेट इज इक्वल्स टू F1 F2 प्लस F3 एंड सोन Fn, F1 F2 F3 एंड सोन Fn। अब ACOM का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ACOM माने F नेट अपॉन m। F नेट जो होगा वो ACOM इंटू m होता है, तो ACOM हो जाएगा F नेट अपॉन m। अब हम देख रहे हैं कि अगर F नेट जीरो है, F नेट माने एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो ACOM भी जीरो होगा। इस फॉर्मूले से ACOM जीरो, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो है, इसका एक्सेलरेशन जीरो है। इसका मतलब ये नहीं है कि इन पार्टिकल्स का भी एक्सेलरेशन जीरो है। ये पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन हो सकता है कि पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो, वो कैंसिल आउट करके ACOM टोटल जीरो आ रहा हो। तो ध्यान रखना इस बात का कि ये पर्टिकुलर पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन, अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब ये नहीं कि पर्टिकुलर पार्टिकल्स का भी एक्सेलरेशन जीरो है, बल्कि पर्टिकुलर पार्टिकल्स का अपना कोई एक्सेलरेशन हो सकता है और वो कैंसिल आउट होके जीरो आ रहा हो। और ऐसी ही फोर्स में भी है, फोर्स भी पर्टिकुलर पॉइंट्स का अलग अलग हो सकता है और F नेट जीरो हो जा रहा है,
ठीक है, कोई इधर को लग रही होगी एफ, कोई इधर को, और कैंसिल आउट होकर टोटल एफ नेट इज इक्वल्स टू 0 आ रहे होंगे। अब हम जानते हैं कि जो ए सी एम होता है, सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है, अभी बताया मैंने, जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होती है उसको डिफरेंशिएट करने पे आता है। सेंटर ऑफ मास अगर 0 है, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी का डिफरेंशिएट भी 0 है, मीन्स ये क्वांटिटी 0 है। अगर किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन 0 है, मीन्स 0 कब आता है? 0 तब आता है जब वो कांस्टेंट क्वांटिटी को डिराइव करते हैं, मीन्स वी सी एम भी 0 है, मीन्स जो सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब 0 नहीं है, कांस्टेंट का मतलब है अगर इनिशियली बॉडी की वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर है तो बाद में भी 5 किलोमीटर पर आवर ही रहेगी। अगर इनिशियली 0 है तो बाद में भी 0 ही रहेगी। ओके, दिस इज द वी कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब 0 नहीं होता है, ठीक है। तो वी सी एम का फॉर्मूला ये होता है। अब ये तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी आ गई, तो अब क्या, अब मैंने इसको कर दिया यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 एंड सो ऑन mn कांस्टेंट क्वांटिटी आ गई। अब हम जानते हैं कि m इंटू वी सी ओ एम क्या होता है? वो होता है अपने पास मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। लीनियर माने लीनियर और एंगुलर माने एंगल में चल रहा है। रोटेशनल मोशन में पढ़ते हैं अपन लोग एंगुलर मोमेंटम, तो यहाँ पे हम लीनियर मोमेंटम पढ़ रहे हैं। लीनियर मोमेंटम P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन Pn इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। मीन्स जो ये टोटल जो P1 P2 Pn का जो बीजगणितीय योग है वो टोटल का आ रहा है कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है? जो P ऑफ सिस्टम है वो क्या है? कांस्टेंट है। सिस्टम का जो अपने पास क्या है? सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट है अपने पास। मीन्स जो मोमेंटम पहले था वही मोमेंटम बाद में भी है, ठीक है। एफ एक्सटर्नल 0 है, मीन्स हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो P इनिशियल होगा, जो इनिशियली मोमेंटम होगा बॉडी का, वही बाद में मोमेंटम होगा। ओके, मीन्स मोमेंटम कंजर्व रहेगा। कंजर्व माने संरक्षित रहेगा, जैसे पहला था वैसे ही बाद में भी रहेगा। मीन्स मोमेंटम कंजर्व रहेगा। दिस इज द कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का कंसेप्ट है ये, ठीक है। इसे बार बार देखो वीडियो को पीछे करके। तो अब आता है अपने पास कोलिजन। कोलिजन का मीन्स होता है कि दो बॉडीज आपस में टक्कर कर रही हैं, तो दैट इज कॉल्ड कोलिजन। दो बॉडी का टक्कर होता है। अब ये कोलिजन भी बहुत प्रकार के होते हैं, 2-3 प्रकार के, तो आपको पता ही है। इलास्टिक होता है, इन इलास्टिक होता है, पार्शली इलास्टिक, पार्शली इन इलास्टिक होता है। तो इलास्टिक में देखते हैं हम कि इलास्टिक मीन्स इलास्टिसिटी का मतलब होता है किसी बॉडी अपनी पोजीशन पर आना चाहती है। मीन्स अगर m1 और m2 है, ये दोनों v1 और v2 वेलोसिटीज से चल रहे हैं, तो जब ये दोनों आपस में कोलिजन करेंगे, जब टक्कर हो जाएगी इन दोनों की, तो ये डिफॉर्म हो जाएंगे। मीन्स अपना शेप चेंज कर देंगे, बाद में अपना शेप फिर वापस ऐसे ही कर देंगे। और इस कंडीशन में क्या होगा? जो वेलोसिटी इनके पास पहले है वही वेलोसिटी इनके पास बाद में भी होगी, क्योंकि एफ एक्सटर्नल 0 है। इन दोनों पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही है, ये दोनों आपस में कोलिजन कर रहे हैं, तो एफ एक्सटर्नल 0 है। इसका मतलब क्या है? इसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के कंसेप्ट से। जैसे पहला था वैसे ही बाद में भी। अब इसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। मीन्स काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है 1/2 mv²। तो ये जो इसका काइनेटिक एनर्जी है, मीन्स जितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी पहले थी उतनी ही बाद में भी होगी टक्कर होने के बाद। एंड u2 माइनस u1 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1, क्योंकि क्या होता है u2 माइनस u1 अपॉन माइनस v2 माइनस v1, u1 माइनस u2, ये u1 माइनस u2 है। तो ये कैसा है? ये आता है 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2, मतलब m1 v2 का स्क्वायर माइनस m2 v1 का स्क्वायर। मतलब इनको, इस क्वांटिटी को टोटली जो सॉल्व करने पे ये मिलता है हमको u1 माइनस u2 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1। ये रिलेटिव वेलोसिटी है, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी, मीन्स कोलिजन से पहले, तो इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और ये जो कोलिजन के बाद इनकी बीच की रिलेटिव वेलोसिटी है, इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ओके, कोलिजन के बाद अब आता है अपने पास ई, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमको ये बताएगा कि जो कोलिजन है वो इलास्टिक है या इनइलास्टिक है, या पार्शली इलास्टिक है, पार्शली इनइलास्टिक है। ओके, ये आता है अपने पास वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से। मीन्स वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 से ई की वैल्यू आती है। अब
जो ई की वैल्यू है वो इलास्टिक कोलिजन के लिए, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए 1 होती है। ओके, मीन्स जो u1 माइनस u2 होगा वो v1 माइनस v2 माइनस v1 के बराबर होगा। मीन्स इसकी वैल्यू 1 आ गई तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे u1 माइनस u2 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 आ गया। अब ई की वैल्यू 0 होगी फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक माने अगर मैं किसी बुलेट को एक लोहे के प्लेट से टकरा दूं, बुलेट छोड़ दी मैंने लोहे के प्लेट से, तो वो परफेक्टली इन इलास्टिक होगी, उस केस में ई 0 होगा। ओके, अब ये कोलिजन का कंसेप्ट जो होता है ये बॉम्ब्स के क्वेश्चन के को सॉल्व करने में भी काम आता है। अब जो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होगा या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा वो पार्शली इलास्टिक और पार्शली इन इलास्टिक कोलिजन होगा, वो वहाँ पे जो ई की वैल्यू होगी वो होगी 0 से 1 के बीच में। ठीक है, वो कोई कुछ भी हो सकता है। अगर 0 के नज़दीक है इसका मतलब उसमें इलास्टिक कोलिजन ज़्यादा हो रहा है, और अगर 1 के नज़दीक है तो इलास्टिक कोलिजन ज़्यादा हो रहा है, 0 के नज़दीक है तो इन इलास्टिक कोलिजन की वैल्यू मतलब ज़्यादा है। अब आता है हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन। अब आता है इन इलास्टिक कोलिजन, और इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि जो मोमेंटम तो कंजर्व रहता ही है, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी होती है, इस बार ध्यान से, जो काइनेटिक एनर्जी होती है इनिशियल में, वो काइनेटिक एनर्जी फाइनल से ज़्यादा होती है। क्यों? अगर मैंने कोई बुलेट छोड़ दी तो बुलेट की स्पीड ज़्यादा होगी, और यहाँ पे अगर वो किसी प्लेट से टकरा गई, बुलेट से, तो क्या होगी? तो जो बुलेट की स्पीड होगी, उस टाइम वो कम हो जाएगी कोलिजन के बाद। तो यही ये यहाँ पे कह रहा है कि क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब एक्सटर्नल 0 है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इस केस में जो ई की वैल्यू होती है वो 0 होती है। v2 माइनस वी वन अपॉन u1 माइनस u2, u1 माइनस u2 यहाँ से 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 0 हो गया, तो v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। दिस इज द कंडीशन फॉर पार्शली इन इलास्टिक कोलिजन। पार्शली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए ये हो जाएगा। अब आता है अपने पास ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन का मतलब है कि ऑब्लिक कोई कोलिजन का टाइप नहीं है कि इलास्टिक और इनलास्टिक जैसा। ऑब्लिक का मतलब होता है कि जो दो बॉडीज़ हैं, अभी तक हम देख रहे थे कि एक यहाँ को चल रहा था, मतलब एक सीध में चल रहे थे, कोई एंगल नहीं बना रहे थे कोलिजन करते वक्त कोई एंगल नहीं बना रहे थे। अभी देखो यहाँ पे जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट मीन्स जो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास है वो एक ही लाइन पे है, इस लाइन पे, तो इसकी जो वेलोसिटी है u1 और m2 मास के जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी क्या है, u2 है। अब इधर को इसका थीटा है अल्फा, इसका जो एंगल है वो अल्फा है और इसका एंगल है थीटा, तो इधर को जो इसका कंपोनेंट हो जाएगा u1 साइन थीटा हो जाएगा, इधर को जो कंपोनेंट हो जाएगा u1 कॉस थीटा हो जाएगा, इधर को जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा u1 कॉस साइन अल्फा, और इधर को जो कंपोनेंट हो जाएगा u2 कॉस अल्फा। अब इसमें भी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा, तो इनिशियल जो वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटीज कहाँ को है ज़्यादा, इनिशियल वेलोसिटी इधर को, मीन्स इधर को इन दोनों की टक्कर हो रही है तो इधर को इनकी वेलोसिटीज होगी, ये दोनों वेलोसिटीज नहीं कंसिडर की जाएंगी। ओके, तो m1 u1 cos थीटा प्लस m2 u2 cos अल्फा इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। इस केस में जो e की वैल्यू आएगी e इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 cos थीटा माइनस u2 cos अल्फा, ये आएगा। और e की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, क्योंकि ये इलास्टिक भी हो सकता है, इन इलास्टिक भी हो सकता है। ऑब्लिक कोलिजन वो कहते हैं जहाँ पे एंगल बनाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। और प्लेलिस्ट से जाके दूसरी वीडियो भी डाउनलोड कर लो, क्योंकि लॉज ऑफ मोशन और काइनेमेटिक्स और ट्रिग्नोमेट्री पे मैं ऑलरेडी फार्मूला शीट अपलोड कर चुका हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।